नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई हमलों को लेकर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने इस हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तीखी निंदा करते हुए इसे लापरवाही भरा और क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा बताया है। भारत ने साफ कहा है कि इस तरीके की कार्रवाई न सिर्फ अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन है बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता को भी खतरे में डाल सकती है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने दावा किया कि पाकिस्तान की ओर से किए गए इन कथित डबल टैप हवाई हमले में 36 आम नागरिकों की मौत हुई है और 163 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान ने इन आंकड़ों को खारिज करते हुए कहा कि मारे गए लोग आतंकवादी थे और कुल मृतकों की संख्या 29 है। भारत सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में ये कहा है कि पाकिस्तान की ये कदम जो है पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना है और ये उनके आंतरिक संकट और अस्थिरता को बाहरी कार्रवाई के जरिए छिपाने की कोशिश को दर्शाता है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि किसी भी देश की संप्रभुता का उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जा सकता और ऐसे कदम क्षेत्र में तनाव और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। भारत ने अफगानिस्तान ने नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता भी व्यक्त की है। बयान में यह भी कहा गया है कि इस हमले में जिन मासूम लोगों की जान गई थी उनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे जो अपने घरों में सो रहे थे। भारत ने घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और अफगानिस्तान की जनता के साथ एकजुटता भी जताई है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंध पहले से ही तनावपूर्ण है और 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद लगातार बढ़ रहे थे, जिनमें सीमा सुरक्षा, आतंकवाद और सीमा पर हमलों के आरोप शामिल हैं। ताजा हमलों के बाद स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार और सोमवार को जो किए गए इन हमलों को पिछले कुछ महीने पहले घातक और बड़े हमलों में एक माना जा रहा था। इन हमलों के बाद सीमावर्ती इलाकों में दहशत का माहौल फैल गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ गई है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़र इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव किस दिशा में जाता है और क्या कूटनीतिक स्तर पर कोई समाधान निकल पाता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर सियासी घमासान और भी ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे विवाद पर अब बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने न सिर्फ इस मामले को गंभीर बताया है बल्कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग करते हुए राजनीतिक दलों की नसीहत दी है उनको। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अयोध्या के एक राम मंदिर चढ़ावे की चोरी, गबन और हेरा फेरी से जुड़ी जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं वे बेहद ही गंभीर और चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में शामिल लोगों को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनको किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि इसके साथ ही मायावती ने इस पूरे मामले के राजनीतिकरण पर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इस तरीके के संवेदनशील धार्मिक मामलों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि धर्म का राजनीतिकरण और राजनीति का धंधा धार्मिकरण दोनों ही देश के हित में नहीं है। मायावती ने अपने बयान में 3 अहम सुझाव भी दिए हैं। पहला यह है कि किसी भी हाल में इस मामले में दोषियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए और निष्पक्ष जांच के जरिए सच्चाई सामने लाना चाहिए। दूसरा सुझाव ये उन्होंने दिया है कि इस पूरे मामले को राजनीतिक विवाद में बदलने से बचना चाहिए ताकि समाज में अनावश्यक तनाव न बढ़े। और तीसरा सुझाव उनका ये है कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और दान की व्यवस्था को और भी अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाया जाए ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं दोबारा रिपीट ना हो। बसपा प्रमुख ने यह भी कहा कि देश के कई प्रमुख और प्रसिद्ध मंदिरों में चढ़ावे के हिसाब किताब के लिए जो व्यवस्थाएं लागू की गई हैं उनका अध्ययन करके अयोध्या में भी वैसी पारदर्शिता प्रणाली अपनानी जानी चाहिए। वही इस पूरे मामले के बीच राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा गर्म होता जा रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठा रही है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस मामले की जांच में पारदर्शिता नहीं दिखाई जा रही है और कुछ प्रभावशाली लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। वही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। इस बार चर्चा एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जिन्हें बिजनौर में उन्होंने एक जनसभा
के दौरान बीजेपी पर तीखा हमला बोला है और आरएसएस पर भी उन्होंने हमला बोला है। बल्कि उन्होंने ये भी बोला है कि विपक्षी गठबंधन यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी अच्छी नहीं है। ओवैसी ने अपने बयान में साफ कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए उनकी पार्टी से किसी भी तरीके की गठबंधन करने की कोई उम्मीद जता रहा है तो वो उसके लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि यह गठबंधन इज्जत और सम्मान के आधार पर होना चाहिए। इसके अलावा उनके बयान में राजनीतिक हलकों में जो है काफ़ी चर्चाएं जो है सामने नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि ओवैसी अक्सर विपक्ष एकता के दायरे से बाहर नजर आते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने विपक्ष को भी अपने घेरे में लिया है। बिजनौर में हुई इस रैली में ओवैसी ने दावा किया कि उनकी पार्टी बीजेपी की वापसी को रोकना चाहती है, लेकिन इसके लिए उन्हें जो है बराबरी का जो है सम्मान चाहिए। उन्होंने कहा कि अब वे दौर खत्म हो चुका है जब किसी को दरी बिछाने के लिए मजबूर किया जाता था। उनके मुताबिक राजनीति में अब हक और सम्मान की लड़ाई बेहद जरूरी हो चुकी है। ओवैसी ने अपने भाषण में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी का भी एनकाउंटर किया जाता है तो किसी को एनकाउंटर के डर से जीना पड़ता है। उन्होंने बोल दे कि आपको बिहार में जो भरत तिवारी एनकाउंटर हुआ है उस मामले को लेकर उनका सीधा निशाना जो है बीजेपी पे सरकार पर था। तो लोकतंत्र के लिए उन्होंने ये बोला कि ऐसे एनकाउंटर लोकतंत्र के लिए सही संकेत नहीं है। हालांकि उन्होंने किसी विशेष घटना का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका रुख वैसा ही था। उन्होंने इशारा करते हुए बोला कि मौजूदा कानून व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई जो है बेहद ही खराब हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने मस्जिदों और धार्मिक स्थलों से जुड़े मामलों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने दावा किया कि राज्य में पुरानी मस्जिदों को लेकर नोटिस दिए जा रहे हैं और कई जगहों पर विवाद की स्थिति बनती नजर आ रही है। उन्होंने इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जोड़ते हुए गंभीर चिंता का विषय बताया। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव पर भी हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सपा सरकार के कार्यकाल में भी मुस्लिम समुदाय को अपेक्षित सुरक्षा और प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उनके अनुसार कई बार मुस्लिम वोटों का इस्तेमाल केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया गया, जबकि वास्तविक हिस्सेदारी जो है सीमित थी। ओवैसी के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर नई बहस छिड़ चुकी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनका यह बयान सीधे तौर पर विपक्ष एकता पर दबाव बनाने की कोशिश है। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस ऑफर पॉलिटिक्स पर कोई प्रतिक्रिया देती हैं या फिर इसे पूरी तरीके से इग्नोर करती हैं, और क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई नया गठबंधन आकार लेते हुए दिखाई दे सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हुए पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल के मर्डर केस की ओर बढ़ेंगे। आपको बता दें कि इस केस में नया जो है देखने को नजरिया सामने आया है। सिंगर जो कंपोजर अमाल मलिक ने इस केस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। अमाल मलिक ने इस मामले में आरोपी सिया गोयल और उसके कथित बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी को लेकर कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिखा है। साथ ही उन्होंने देश के कानून और जेंडर इक्वेलिटी को ध्यान में देते हुए इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल ये पूरा मामला पुणे के एक युवा बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की हत्या से जुड़ा हुआ है। पुलिस जांच के मुताबिक केतन की हत्या लोहगढ़ किले की यात्रा के दौरान की गई थी। इस केस में उनकी मंगेतर सिया गोयल और उनके कथित प्रेमी चेतन चौधरी पर हत्या की साजिश का आरोप है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की हिरासत में हैं और मामले की लगातार जांच की जा रही है। इसी बीच अमाल मलिक ने इस केस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानूनों का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि किसी भी तरीके का शारीरिक या मानसिक शोषण गलत है, लेकिन इस स्थिति में जो है इस स्थिति को सामान्य कर भी देखा जाना चाहिए, बराबर करके देखना चाहिए। उनके मुताबिक समाज में कई बार रिश्तों और व्यक्तिगत मामलों को बिना पूरा समझे उसे टॉक्सिक का टैग लगा दिया जाता है, जिससे असली समस्या को पहचानना मुश्किल हो जाता है। अमाल मलिक ने अपने बयान में महिलाओं को जो है संबोधित करते हुए ये भी लिखा है कि उनको पुरुषों की ओर से हुए अत्याचारों को समझते हैं, उनका समर्थन नहीं करते, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हर मामले को एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने इशारे में कहा कि कई बार रिश्तों में गलत फैसले और व्यक्तिगत स्वार्थ भी बड़े अपराध होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे अपराध निकलकर सामने आते हैं। सिंगर ने इस केस का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कोई रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है तो उसे ईमानदारी से खत्म कर देना चाहिए, न कि किसी साजिश या फिर हिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने इसे बेहद ही दुखद और गंभीर मामला बताया और कहा कि किसी भी व्यक्ति की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।
वहीं इसके साथ ही अमाल मलिक ने देश के कानून को लेकर भी टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून मौजूद है, लेकिन कभी कभी सिस्टम का गलत इस्तेमाल भी देखने को मिलता है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्यों कानून के दायरे में हेरफेर और दुरुपयोग की स्थितियां पैदा होती हैं। उनकी इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। एक वर्ग अमाल मलिक के इस बयान का समर्थन कर रहा है, तो दूसरा वर्ग उनके शब्दों और भाषा को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। वही केतन अग्रवाल मर्डर केस पहले ही देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस का दावा है कि यह हत्या एक साजिश के तहत की गई थी, जिसमें व्यक्तिगत संबंधों और विवादों की भूमिका सामने आ रही है। हालांकि जांच अभी भी लगातार जारी है। पुलिस अभी भी हर एंगल की पड़ताल कर रही है। वहीं इस मर्डर से जुड़ी हुई एक और अपडेट सामने आई है। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में एक और नया कानूनी मोड़ देखने को मिला है। इस बार मामला सिर्फ हत्या की जांच तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इनमें वकीलों के बीच टकराव और मानहानि का बड़ा केस भी जुड़ चुका है। सिया गोयल के पक्ष में सामने आए वकील आशुतोष श्रीवास्तव ने सिया के भाई साहिल गोयल को 10 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा है, जिसमें यह मामला और भी ज्यादा जटिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा विवाद उस इंटरव्यू के बाद शुरू हुआ, जिसमें साहिल गोयल ने एक मीडिया चैनल को बयान देते हुए कहा था कि उनके परिवार ने वकील आशुतोष श्रीवास्तव को केस की जिम्मेदारी नहीं दी थी। इसके अलावा साहिल ने यह भी संदेह जताया है कि वकील ने कथित तौर पर सिया गोयल से कुछ कानूनी दस्तावेजों पर गलत तरीके से हस्ताक्षर करवाए हैं। अब इसी बयान के आधार पर वकील आशुतोष श्रीवास्तव ने इसे अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बयान बताते हुए कानूनी कार्रवाई की है। उन्होंने साहिल गोयल को भेजे गए मानहानि नोटिस में 10 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है और आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ गलत और भ्रामक जानकारी सार्वजनिक रूप से फैलाई गई थी, जिससे उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। वही वकील का यह भी दावा है कि उनकी टीम ने अपनी पहल पर सिया गोयल से मुलाकात की थी और उन्हें कानूनी प्रतिनिधित्व देने के लिए सहमति ली गई थी। उनके बाद उनके मुताबिक सभी कानूनी प्रक्रियाएं नियमों के अनुसार पूरी की गई थी और उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोपों का कोई आधार नहीं है। इसी बीच ये मामला अदालत तक भी पहुंच चुका है। सोमवार को वडगांव मावल कोर्ट में सिया गोयल की ओर से पेश किए हुए वकील आशुतोष श्रीवास्तव ने एक वकालतनामा भी दाखिल किया, जिसमें सिया के हस्ताक्षर होने का दावा किया गया। हालांकि सुनवाई के दौरान एक बड़ा मोड़ तब सामने आया जब सिया गोयल ने अदालत को बताया कि उनके वकील आशुतोष श्रीवास्तव नहीं बल्कि विपुल दुशिंग है। सिया के परिवार ने भी अदालत में यही बात दोहराई है। उन्होंने ये कहा है कि अपनी ओर से केस की जिम्मेदारी विपुल दुगिंस को दी गई थी, जबकि इस बयान के बाद सवाल और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा है कि आखिरकार कानूनी रूप से सिया का वकील कौन है और सिया का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। फिलहाल अदालत में अगली सुनवाई और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इस तरीके से केतन अग्रवाल मर्डर केस अब केवल आपराधिक मामला नहीं रहा है, बल्कि एक बहुस्तरीय कानूनी और सामाजिक विवाद बनता जा रहा है, जो आने वाले दिनों में काफी सुर्खियां बटोर सकता है। तो केतन अग्रवाल मर्डर केस में लगातार भारी अपडेट सामने आ रहे हैं। बार बार ये कहानी अलग मोड़ लेते हुए नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के अंबाला से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। अंबाला के पास स्थित गांव धरियोड़ा में मंगलवार सुबह एक 4 साल का मासूम बच्चा खेलते खेलते पुल में गिर पड़ा। आपको बता दें कि यह घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और गाँव में मातम जैसा माहौल फैल गया है। जानकारी के मुताबिक बच्चा अपने परिवार के साथ सुबह करीब 6:30 बजे खेत पर गया था। वह अपने पिता, चाचा और अन्य परिजनों के साथ मौजूद था और खेत में ही खेल रहा था। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह पास के ही बोरवेल में गिर गया। स्थानीय लोगों के अनुसार ये बोरवेल काफी गहरा है, जिसकी कुल गहराई लगभग 350 फुट के आसपास बताई जा रही है। बच्चा करीब 220 फुट की गहराई पर जाकर फंस गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत प्रशासन को सूचना दी गई। घटना के बाद परिवार का रो कर बुरा हाल है। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और लोग बच्चे की सलामती के लिए लगातार दुआएं कर रहे हैं। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी सावधानी के साथ चलाया जा रहा है और प्राथमिकता है कि बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। टीम लगातार बोरवेल के अंदर स्थिति पर नजर बनाए हुई है। इस पूरे मामले ने खुले और असुरक्षित बोरवेल को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीण इलाकों में इस तरीके की लापरवाही पहले भी कई दर्दनाक हादसों का कारण बन चुकी है, जिसके बाद यह घटना सामने आई है।
तो इस घटना से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। TV7 भारत में इतना ही, जुड़ रहे हमारे साथ। नमस्कार।